स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल रिसर्च में आप सभी का। और आज हम क्लास 11 हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों, जिसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो हमारे 15 से 19 नंबर में पूछे जाएंगे, जिसमें कुल 30 प्रश्नों का जवाब देना है। तो जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम शामिल किए हैं पुनर्जागरण के उदय और विकास का कारण बताएं। तो बता दें, यूरोप में पुनर्जागरण के उदय ने निम्नलिखित तत्वों से सहायता पहुँचाई। पहला था धर्म युद्ध। नवीन ज्ञान का मार्ग दिखाने में मध्यकाल में लड़े गए धर्म युद्धों ने विशेष भूमिका निभाई। ये धर्म युद्ध तुर्कों से जेरूसलाम को स्वतंत्र कराने के लिए ईसाइयों के सामाजिक, आर्थिक तथा बौद्धिक पक्षों पर गहरा प्रभाव पड़ा। दूसरा पॉइंट है धर्म सुधार आंदोलन। तो धर्म सुधार आंदोलन की लहर में अनेक विद्वानों ने चर्च के अधिकारियों को चुनौती दी। जनसाधारण पहली बार यह सोचने लगा कि चर्च के नियम अंतिम नहीं है। इस नवीन दृष्टिकोण से मनुष्यों के विचार में जागृति आई। पॉइंट नंबर 3 है भौगोलिक खोजें। तो भौगोलिक खोजों के कारण ही मनुष्य के विचारों में क्रांति आई। मार्को पोलो के दिशा सूचक के आविष्कार के कारण समुद्री यात्रा करने में सुविधा मिली। इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया। न्यूटन के ब्रह्मांड के विषय ने वैज्ञानिक अनुमानों को सूत्रबद्ध किया। और कोपर्निकस ने अपनी खोजों के द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, बल्कि यह सूर्य के इर्द गिर्द घूमती रहती है। इन नवीन खोजों के कारण नवीन विचारों का जन्म हुआ। इसके अलावा छापेखाने का आविष्कार। तो छापेखाने का आविष्कार पुनर्जागरण के विकास में बड़ा योगदान दिया। छापेखाने के आविष्कार से पूर्व पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थी। अब क्या हुआ, इसके तहत में मशीनों के जरिए लिखे जाने लगा। और मशीनों के जरिए लिखे जाने से क्या हुआ, पाठकों के यानी कि पढ़ने वाले लोगों की संख्या बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई। अब हर एक जगह पुस्तकें मिलने लगी, लोगों को सही गलत के बारे में जानकारियाँ होने लगे, जिसके कारण से पुनर्जागरण यानी कि कहने का मतलब है धर्म सुधार आंदोलन चलाया गया। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है यानी कि 2, अमेरिका की खोज में कोलंबस की क्या भूमिका रही। तो क्रिस्टोफर कोलंबस 1451 1506 इटली का एक नाविक था। उसमें साहसिक कार्य करने और नाम कमाने की तीव्र इच्छा थी। वह भविष्यवाणियों में विश्वास रखता था। इस आधार पर वह जानता था कि उसके भाग्य में पश्चिम की ओर से यात्रा करते हुए पूर्व की ओर का मार्ग खोजना लिखा है। वह कर्डिनल PS डिएली द्वारा लिखी गई पुस्तक इमेगो मुंडी से बहुत अधिक प्रेरित हुआ। उसने उस संबंध में पुर्तगाल के राजा के सामने यह अपनी योजनाएं प्रस्तुत की। वे मंजूर नहीं हुई और सौभाग्य के स्पेन के पदाधिकारियों ने उसकी एक साधारण की योजना स्वीकार कर ली। उसे पूरा करने के लिए 3 अगस्त 1492 ईस्वी को जहाज द्वारा पालोशो के पतन से अपने अभियान पर निकल पड़ा। कोलंबस का बड़ा यानी कि कहने का मतलब कोलंबस का बेड़ा यानी जहाज छोटा सा था, जिसमें सांता मारिया नाम की एक छोटी नाव तक कैरवल, छोटे हल्के जहाज हम्पटा और नीना शामिल थे। सांता मारिया के कमान स्वयं कोलंबस के हाथों में थी। उसमें 40 कुशल नाविक सवार थे। उनका बेड़ा अनुकूल व्यापारिक हवाओं के सहारे आगे बढ़ता जा रहा था, परंतु रास्ता लंबा था। 33 दिनों तक बेड़ा आगे बढ़ता गया, फिर भी तट के दर्शन नहीं हुए। इसीलिए उसके नाविक बेचैन हो उठे। उनमें कुछ तो तुरंत वापस चलने की मांग करने लगे। तो इस तरह से फाइनल एग्जाम में कोलंबस के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर वास्को डी गामा के बारे में। तो आप लोग अच्छे से करके जाइएगा। नेक्स्ट है धर्म सुधार आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा। तो धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम। धर्म सुधार आंदोलन के महत्वपूर्ण परिणामों का हम निम्नलिखित रूप से वर्णन कर सकते हैं। पहला धार्मिक परिणाम, दूसरा राजनीतिक परिणाम, सामाजिक परिणाम, आर्थिक परिणाम। ये सभी परिणाम से धर्म सुधार आंदोलन पर प्रभाव पड़ा। जिसमें धर्म सुधार आंदोलन के पहले यूरोप एक ईसाई जगत था और रोमन पोप इसका प्रधान था। धर्म सुधार आंदोलन होने से ईसाई जगत एकता का अंत हो गया। अब कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट 2 मुख्य धार्मिक संप्रदाय हो गए। ये दोनों संप्रदाय भी कई दलों में विभाजित होने लगे। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में परस्पर सहिष्णुता का भाव था, अतः उनमें आपस में हिंसात्मक लड़ाइयाँ होने लगी। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट एक दूसरे को शंका एवं भय की नज़र से देखने लगे। वे एक दूसरे की जान माल के ग्राहक बन गए। 30 वर्षीय युद्ध में धार्मिक असहिष्णुता पराकाष्ठ पर पहुंच गई। धर्म के नाम पर दोषी या निर्दोष हजारों लोग का झुकाव हुआ। इसके अलावा पापमोचन नामक पत्र बेचा जा रहा था। पापमोचन नामक जो पवित्र करने के लिए दिया जाता था, जिससे वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा आने की परेशान हो गए थे और आंदोलन करना शुरू कर दिया। जिसमें से जर्मनी के मार्टिन लूथर, जिन्होंने धर्म सुधार आंदोलन चलाया सबसे पहले और 1517 ईस्वी में चलाया था, और
इसके साथ ही यानी कि वहाँ से जो धर्म सुधार आंदोलन का यानी कि भ्रष्टाचार हो रहा था उसको समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। तो ये भी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 में पूछे जाएंगे कि मेजी पुनर्स्थापना से पहले की वे अहम घटनाएं क्या थी जिन्होंने जापान के तीव्र आधुनिकीकरण को संभव किया। तो बता दें मेजी पुनर्स्थापना 1867-68 में हुई। इससे पहले की निम्नलिखित मूल्य घटनाओं ने जापान के तीव्र आधुनिकीकरण को संभव बनाया, जिसमें पहला था कि किसानों से हथियार जो थे ले लिए गए, अब केवल समुराई ही तलवार रख सकते थे। इससे शांति की और व्यवस्था बनी रही, जबकि पिछले शताब्दी में प्रायः लड़ाइयाँ होती रहती थी। शांति एवं व्यवस्था को आधुनिकीकरण का मूल आधार माना जाता है। वहीं पॉइंट नंबर 2 कह रहा है देमियों को अपने क्षेत्रों की राजधानी में रहने के आदेश दिए गए, उन्हें काफ़ी हद तक स्वायत्तता भी प्रदान की गई। मालिकों और करदाताओं का निर्धारण करने के लिए भूमि का सर्वेक्षण किया गया और भूमि का वर्गीकरण उत्पादकता के आधार पर किया गया। इसका उद्देश्य राजस्व के लिए अस्थायी आधार बनाना था। पॉइंट नंबर 4 में कह रहा है देमियों की राजधानी का आकार लगातार बढ़ने लगा, अतः 17वीं शताब्दी तक मध्य आते आते जापान में एदो यानी आधुनिक टोक्यो संसार का अधिक जनसंख्या वाला नगर बन गया। इसके अलावा व्यक्ति के गुण उसके पद से अधिक मूल्यवान समझे जाने लगे। शहरों में जीवन संस्कृति का प्रसार होने लगा। बढ़ते हुए व्यापारी वर्ग ने नाटकों और कलाओं को संरक्षण प्रदान किया। इसके अलावा लोगों की पढ़ने में रुचि से होनहार लेखकों को अपने लेखन द्वारा अपनी जीविका चलाने में सहायता पहुंचाई। कहते हैं कि एदो में लोग नूडल की कटोरी के मूल्य पर पुस्तकें किराए पर ले जा सकते थे। इससे पता चलता है कि पुस्तकें पढ़ना अधिक लोकप्रिय था और पुस्तकों की छपाई भी व्यापक स्तर पर होने आने की होती थी। इसके अलावा मूल्यवान वस्तुओं धातुओं के निर्यात पर रोक लगा दी गई। तो ये महत्वपूर्ण कारण थे जो मेजी पुनर्स्थापना के पहले हुआ था। वहीं बता दें कि मेजी पुनर्स्थापना यानी कि शोगुनों के शासन को समाप्त करके राजा का शासन फिर से यानी कि वहाँ पे स्थापित हो गया और राजा ने मेजी का उपाधि धारण किया था, इसीलिए इसे मेजी पुनर्स्थापना कहते हैं और यह 1868 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटेन 1793 से 1815 तक कई युद्धों में शामिल रहा, जिसका ब्रिटेन के उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा। तो 1793 से 1815 तक ब्रिटेन का फ्रांस के साथ लंबे समय तक युद्ध चलता रहा। इसके परिणाम स्वरूप इंग्लैंड और यूरोप के बीच चलने वाला व्यापार छिन्न भिन्न हो गया। विवश होकर इंग्लैंड को अपनी फैक्ट्रियां को बंद करना पड़ा। इससे बेरोजगारी बढ़ गई और यानी कि रोटी मांस जैसा आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमतें आकाश छूने लगी। तो इस तरह से यानी कि 1793 से 1815 ईस्वी तक के युद्धों में ब्रिटेन को काफ़ी हर्जाना यानी नुकसान का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है पुनर्जागरण सर्वप्रथम इटली में ही क्यों हुआ। तो पुनर्जागरण सर्वप्रथम इटली में होने का प्रमुख कारण निम्न था। पहला था स्वतंत्र नगर। इटली में रोम, फ्लोरेंस तथा वेनिस जैसे कई नगर सामंती नियंत्रण से मुक्त थे और वाणिज्य तथा व्यापार के प्रसिद्ध केंद्र था। नगरों के स्वतंत्र वातावरण में विचारों की स्वतंत्रता को जन्म दिया। पॉइंट नंबर 2 है राजाओं का संरक्षण। इटली के शासकों ने यूनानी तथा अन्य विद्वानों ने इटली में साहित्य और कला का प्रसार किया। पॉइंट नंबर 3 है तुर्कों का कुस्तुनतुनिया पर अधिकार। 1453 ईस्वी में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। इसके फलस्वरूप ईसाई धर्म के मानने वाले कई विद्वान और कलाकार इटली में आकर बस गए। पॉइंट नंबर 4 है इटली के महान लेखक। इटली के महान लेखकों दांते और पेट्रॉक ने अपनी अपनी रचनाओं में उस समय के सामाजिक रीति रिवाजों और अंधविश्वासों का विरोध किया। पॉइंट नंबर 5 कर रहा है इटली के महान कलाकार। तो लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल ने मूर्तिकला एवं संगीत कला को प्रोत्साहन दिया। तो इस तरह से सर्वप्रथम यानी कि पुनर्जागरण इटली में ही चला हुआ था। तो आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, साथ ही एग्जामिनेशन में जाने से पहले हमारे फाइनल एग्जाम को देख कर जाएँ। और अगर हमारा चैनल और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें ताकि लोगों तक पहुँच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।